के इनकॉर्पोरेशन के टाइम दो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, एक होता है मेमोरेंडम, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम जो होता है वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कंपनी को ऑब्जेक्ट बताता है, कंपनी का ऑब्जेक्ट बताता है फॉर विच पर्पस कंपनी टू बी फॉर्म, ये बता के यहाँ पर चलता है फॉर विच पर्पस अ कंपनी टू बी फॉर्म, ये हमें कंपनी का मेमोरेंडम बता के यहाँ पर चलता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रूल्स बताए गए होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द कंपनी, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द कंपनी। आर्टिकल से बाहर जाके अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आर्टिकल में नहीं है और उसे करनी थी तो वो चीज पहले कंपनी के आर्टिकल में डालनी पड़ेगी, वो क्लोज पहले आर्टिकल के अंदर डालना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए क्या होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथराइजेशन होनी चाहिए। तो हमारी दो चीजें होती है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है? हाँ सर। अब हमारे पास क्या होता है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के अंदर हमारे कुछ क्लोजेस होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो हमारा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा कुछ क्लोजेस के अंदर डिवाइडेड होता है। पहला नेम क्लोज, दूसरा कैपिटल क्लोज, तीसरा लायबिलिटी क्लोज, चौथा ऑब्जेक्ट क्लोज, पांचवा सिचुएशन क्लोज और छठा सब्सक्राइबर क्लोज। हमारे ये कुछ क्या होते हैं क्लोजेस होते हैं। इन क्लोजेस के अंदर हमारा पूरे का पूरा मेमोरेंडम जो होता है डिवाइडेड होता है। यहां तक क्लियर है? yes. आगे बढ़े? जी सर। हाँ, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट which describes the purpose मतलब ऑब्जेक्ट। Memorandum of association is a legal document which describes the purpose for which the company is to be formed and therefore identify the possible scope of its operation beyond which its action cannot go। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो क्या बताता है, पर्पस बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है कि किस पर्पस के लिए कंपनी को बनाया गया है, और ये एक पॉसिबल स्कोप देके चलता है कि इतने इस एरिया तक कंपनी काम कर सकती है, इससे बाहर जाके कंपनी काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो कंपनी सिर्फ कंस्ट्रक्शन का ही बिजनेस कर सकती है। अगर कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर सिर्फ कंस्ट्रक्शन का ही बिजनेस मेंशन है तो वो कंस्ट्रक्शन का ही बिजनेस कर सकती है। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से अलग वो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती जब तक कि वो मेमोरेंडम के अंदर चेंज ना कर दे। समझ आ गई? हाँ सर। It defined as well as confine the power of the company। Memorandum of Association define करता है power of the company। It define the power of the company। If anything is done beyond these power, that will be ultra virus beyond the power of the company। हमने क्लास नंबर 1 में डिस्कस किया था कि कंपनी की
आर्टिक मेमोरेंडम से बाहर जाके कोई भी अगर काम कंपनी करती है वो क्या है, अल्ट्रा वायरस है, अल्ट्रा वायरस, उनको वॉइड बोला जाएगा, वो वॉइड है, वो क्या है, वॉइड है। समझ आ गई? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या जी है, सर। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट्स डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द कंपनी for which purpose company is to be formed. It is define the possible scope of operation beyond which a company cannot go, and it is define the power of the company. If anything done beyond the power, it is ultra virus of the company, and it will be void. Clear है? जी सर। अब पहले क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जब भी हम किसी कंपनी को बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, उसके मेमोरेंडम को क्या करना, प्रिपेयर करना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या करना, प्रिपेयर करना। किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले, फॉर्मेशन से पहले उसका क्या किया जाता है, प्रमोटर क्या करते हैं कंपनी के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करते हैं। मेमोरेंडम इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल prerequisite for incorporating any form of company under the Companies Act. Under the Companies Act किसी भी कंपनी को फॉर्म करने से पहले मेमोरेंडम को प्रिपेयर करना प्री रिक्विजिट है। समझ आ गई? ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 इनकॉर्पोरेशन का क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम। आगे बढ़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन जो है क्लोज सेक्शन 2 क्लोज 56 के अंदर दे रखी है। सेक्शन 2 क्लोज 56 क्या कहता है, मेमोरेंडम मीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी हैज ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रोविजन इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको या तो ओरिजिनली क्या किया है, फ्रेम्ड किया है, या फिर उसको अल्टर किया है, चेंज किया है इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट। ओरिजिनल फ्रेम किया है या तो ओरिजिनल, या फिर अल्टर किया है, या फिर क्या किया है, अल्टर किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर है? फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये होता है हमारा मेमोरेंडम। अब सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 4 क्या कहता है, बात करते हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 4 के अंदर मेमोरेंडम के बारे में बता रखा है, बात करते हैं। हाँ, द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम विच इज चार्टर ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम क्या है, इट इज अ चार्टर ऑफ द कंपनी। चार्टर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। आप चार्टर कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो। मेमोरेंडम जो होते हैं वो क्या है, वो कंपनी का चार्टर है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी कंटेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी विच इट शैल परस्यू। जो मेमोरेंडम है, एमओए है, एमओए क्या है, इट कंटेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। इसके अंदर कंपनी के क्या कंटेन होते हैं, ऑब्जेक्ट कंटेन होते हैं। इट इज नॉट ओनली शो द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बट ऑल्सो डिटरमाइन द स्कोप ऑफ इट इज ऑपरेशन बियॉन्ड विच इट इज एक्शन कैन नॉट गो। मतलब ये कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट तो ये सिर्फ दिखाता है और साथ में ये भी बता के चलता है कि इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन, एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होगा जिससे बाहर जाके कंपनी काम नहीं कर सकती। तो क्या है, ये चार्टर है कंपनी का, ये ऑब्जेक्ट बताता है, ये एरिया ऑफ ऑपरेशन बताता है जिससे बाहर जाके कंपनी जो है काम नहीं कर सकती। समझ आ गई? क्लियर है? स्वेच्छा, मीरा, क्लियर है? हाँ सर। ओके। जी सर। फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे टॉपिक आता है हमारा फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फॉर्म, कंपनीज एक्ट के अंदर
कंपनीज एक्ट के अंदर हमारे शेड्यूल नंबर 1 में, शेड्यूल 1 के अंदर अलग अलग फॉर्मेट दे रखे हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और आज से ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के भी दे रखे हैं. टेबल फॉर्म्स के अंदर दे रखे हैं और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं. मतलब हर एक कंपनी, जो भी अलग अलग टाइप की कंपनी होती है, सबके लिए एक अलग फॉर्मेट दे रखा है. किस चीज का? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का. शेड्यूल 1 के अंदर दे रखा है और टेबल फॉर्म में दे रखा है. सेक्शन 4 क्लॉज 6 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड बी इन एनी वन ऑफ द फॉर्म स्पेसिफाइड इन टेबल A, B, C, D, E. 5 टेबल्स के अंदर इसको फॉर्मेट को क्या किया है? डिवाइड किया है. अभी कौन सी टेबल कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल हो गई, वो हम बात करते हैं. शेड्यूल 1 के अंदर ये बता रखा है, शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट हैज मे बी एप्लीकेबल इन रिलेशन टू द टाइप्स ऑफ कंपनी प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड और इन अ फॉर्म एज नियर देयर टू एज द सर्कमस्टांसेस परमिट. अब बात करते हैं आगे. अब कौन कौन सी टेबल कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कंपनी पे एप्लीकेबल होगी. टेबल एप्लीकेबल ऑन द कंपनी. टेबल ए है वो एप्लीकेबल होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. टेबल बी एप्लीकेबल होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ नोट शेयर कैपिटल. पहली जो एप्लीकेबल होती है लिमिटेड बाय शेयर्स. पहली टेबल एप्लीकेबल होती है लिमिटेड बाय शेयर्स. दूसरी जो टेबल होती है मेमोरेंडम की, जो फॉर्मेट होता है, जो शेड्यूल 1 के अंदर बता रखा है, वो एप्लीकेबल होता है लिमिटेड बाय गारंटी. थर्ड टेबल जो एप्लीकेबल होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल. लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल. ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर. टेबल नंबर डी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड कंपनी के ऊपर. और पांचवी जो टेबल है वो टेबल एप्लीकेबल होती है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल. पांचवी जो टेबल है वो एप्लीकेबल होती है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. तो ये 5 टेबल होती हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनी पे. अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. समझ आ गया कौन कौन सी टेबल कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होती है? क्लियर है? मीरा, स्वेच्छा? हाँ सर. चलो आगे बढ़े. यस सर. एक कंपनी, आगे बढ़ते हैं. A company shall adopt any of the model form of the memorandum of association mentioned above has may be applicable of it. मतलब कंपनी अपने हिसाब से, जो भी कंपनी जिस भी क्लास में फॉल करती है, या तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स है. अगर कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो वो कौन सी टेबल अडॉप्ट करेगी मेमोरेंडम की? मेमोरेंडम का कौन सा फॉर्मेट कौन सी टेबल के अंदर जो दे रखा है वो अडॉप्ट करेगी? बताओगे? डी. कौन सा? टेबल डी. यस. तो जो भी कंपनी, जिस भी कंपनी पे जो भी टेबल एप्लीकेबल होती है, वो उस हिसाब से क्या करेगा? उसको अडॉप्ट करेगा. द मेमोरेंडम शुड बी प्रिंटेड, नंबर्ड, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ. इट्स आल्सो बी साइंड बाय द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी. मेमोरेंडम प्रिंट होना चाहिए प्रॉपरली नंबर होना चाहिए, प्रॉपरली डिवाइडेड होना चाहिए पैराग्राफ के अंदर,
और लास्ट में सबसे लास्ट पेज पे जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं, कंपनी के सब्सक्राइबर कौन होते हैं? द फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर को सब्सक्राइबर कहते हैं। फर्स्ट शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो फर्स्ट टाइम जो पैसा लगा के कंपनी को बनाते हैं उनको बोलते हैं सब्सक्राइबर्स। द फर्स्ट शेयर होल्डर्स, उनको सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। तो ये होता है मेमोरेंडम का। क्या होता है मेमोरेंडम, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ये मेमोरेंडम की हमारे पास डेफिनेशन। क्लियर है मेमोरेंडम की डेफिनेशन? कोई डाउट किसी तरह का? नो सर। आगे बढ़े। हाँ सर। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कुछ कंटेंट्स होते हैं। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अब क्या कंटेंट्स होते हैं बात करते हैं। जो हमने अभी बात की थी, मेमोरेंडम के कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्लोज होता है मेमोरेंडम का नेम क्लोज, ये मेमोरेंडम का फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, जिसको सब्सक्रिप्शन क्लोज भी, सिचुएशन क्लोज भी कहते हैं, सॉरी, जिसको हम सिचुएशन क्लोज भी कहते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, जिसको हम सिचुएशन क्लोज भी कहते हैं। तीसरा है ऑब्जेक्ट क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज। चौथा है लायबिलिटी क्लोज। पांचवा है कैपिटल क्लोज और सिक्स्थ है हमारे पास सब्सक्रिप्शन क्लोज। ये मेमोरेंडम के क्लोजेज होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे मेमोरेंडम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो आप बताओगे मेमोरेंडम डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। मेमोरेंडम कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? मेमोरेंडम जो है 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो सबसे पहले हमारा, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से कुछ भी किसी में से भी पूछ सकते हैं। ये क्लोजेस आपको पता होना बहुत जरूरी है। बड़ा ध्यान से इन क्लोजेस को समझना, भाई क्या होता है, कैसा होता है। पहले 1 बाय 1 सारे क्लोजेस की बात कर लेते हैं, फिर इनकी आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले एक बार सारे क्लोजेस की हम बात कर लेते हैं। As per section 4 subsection 1, memorandum of the limited company must be stated the, पहला क्लोज नेम क्लोज। नेम, ये पॉइंट नंबर ए है, ये नेम क्लोज है। नेम क्लोज, भाई कंपनी जो भी है, जो भी लिमिटेड कंपनी है, वो क्या बताएगी? द नेम ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंपनी का नेम होना चाहिए। The name of the company with limited has the last word in case of a public company, and private limited has its last word in the name of private company। भाई क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ, जो भी मेमोरेंडम है कंपनी का मेमोरेंडम जो है वो क्या लेगा? कंपनी का नाम बता के चलेगा। तो पब्लिक कंपनी है तो कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लगेगा, अगर प्राइवेट कंपनी है तो कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। दिस शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी पे ये लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वाला जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होता। सिमिलरली इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, द नेम ऑफ कंपनी नीड टू बी एंडेड विद द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। गवर्नमेंट कंपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। This is as per the exemption to the government company under section 462 of the Companies Act। तो मतलब ये पहला कहना चाह रहा है कि कोई भी कंपनी है अपने नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड का यूज करेगी। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वो यूज करेगी। कौन सी कंपनी को जरूरत नहीं है लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड यूज करने की? पहला सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। दूसरा गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। इनको अपने नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। पहला तो ये हो गया। दूसरा कहता है मेमोरेंडम ऑफ द लिमिटेड कंपनी, द स्टेट, वो बता के भी चलेंगे
मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस, ये हो गया रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। मतलब ये भी बता के चलेंगे कि किस स्टेट के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इन क्या है सिचुएटेड है, वो ये भी बता के चलेंगे। पहले नाम बता के चलेंगे, दूसरा स्टेट बता के चलेंगे, तीसरा पॉइंट आता है हमारा ऑब्जेक्ट, तीसरा पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट क्लोज। मेमोरेंडम के अंदर कंपनी का ऑब्जेक्ट भी बताया जाएगा, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट बताया जाएगा कि किस पर्पस के लिए कंपनी को बनाया गया है, और उसके साथ एडिशनल ऑब्जेक्टिव भी बताए जाएंगे। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अंडर द ऑब्जेक्ट क्लोज सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है कंपनी के वो बताए जाएंगे कि भाई किन ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी को बनाया गया है। फोर्थ पॉइंट है हमारा लायबिलिटी क्लोज। मेमोरेंडम के अंदर ये भी बताया जाएगा कि कंपनी की जो लायबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या लिमिटेड किस तरह की मेंबर की लायबिलिटी है, वो भी मेमोरेंडम में लायबिलिटी क्लोज के अंदर बताया जाएगा। पहले 4 क्लोजेस का पता चल गया। कोई डाउट 4 क्लोजेस तक? ठीक है, नहीं सर। अभी क्या है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी वेदर इट लिमिटेड है या लिमिटेड है, ये भी बताना पड़ेगा। अगर कंपनी की, अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, that the liability of member is limited to the amount of unpaid if any on the share held by them। अगर कंपनी की लायबिलिटी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स है, मेंबर्स की जो लायबिलिटी है अगर कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो मेंबर की लायबिलिटी सिर्फ अनपेड अमाउंट तक ही क्या होगी, लिमिटेड होगी, अनपेड अमाउंट तक ही लिमिटेड होगी। मान लो 100 रुपए का मेंबर ने शेयर परचेज किया, 100 रुपए का शेयर था और मेंबर ने उस पे सिर्फ अभी 60 रुपए पे किया है, तो मेंबर की लायबिलिटी कितनी होगी बताओगे? कितने रुपए की उसकी लायबिलिटी होगी? बस अगर 100 रुपए के शेयर पे उसने सिर्फ 60 रुपए अभी पे किए हैं, तो उसकी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड होगी, अनपेड अमाउंट तक। अनपेड अमाउंट कितना है, ₹40, सिर्फ 40 तक लिमिटेड होगी। हाँ, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो कंपनी की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ, जो मेंबर की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ उस अमाउंट तक लिमिटेड होगी जितना उसने क्या किया है, गारंटी किया है, अंडरटेक किया है। अंडरटेक मतलब गारंटी टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाउंड अप। अगर क्या है, कंपनी जो है, कंपनी अगर क्या है वाउंड अप होने जा रही है, तो मेंबर ने अगर कंपनी को गारंटी दे रखी है कि अगर कंपनी वाइंड अप में चली गई तो इतने अमाउंट तक का मैं पे करूंगा, किस चीज के लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ डेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, फॉर द पेमेंट ऑफ डेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। क्लियर है? अगला क्लोज हमारे पास आता है, अगला क्लोज हमारे पास आता है कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज, कैपिटल क्लोज के अंदर, कैपिटल क्लोज के अंदर क्या बताया जाता है वो बात करते हैं। इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो कंपनी शेयर कैपिटल है, तो कैपिटल क्लोज के अंदर कंपनी की ऑथोराइज एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ऑथोराइज एंड पेड अप शेयर कैपिटल बताई जाती है। कैपिटल क्लोज के अंदर कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल, कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कौन सी है, जिस कैपिटल के साथ कंपनी क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, वो सारे का सारा किस में बता दिया जाता है, वो सारे का सारा कैपिटल क्लोज के अंदर बता दिया जाता है। समझ आ गई? क्लियर है?
और लास्ट हमारे पास आता है सर सब्सक्राइब। हाँ जी, एक और बात सर। हाँ कैपिटल कैपिटल क्लोज। क्लोज एक और बात सर। हाँ कैपिटल क्लोज क्या होता है? कैपिटल क्लोज के अंदर मान लो कंपनी ने 1 करोड़ की कैपिटल के साथ अपनी कंपनी को अपने आप को क्या कराया? इनकॉर्पोरेट करवाया। तो कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी हो गई है? मैक्सिमम कैपिटल कहते हैं उसको। मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी 1 करोड़। अगर कंपनी को अपनी कैपिटल इंक्रीज करना है तो पहले मेमोरेंडम के अंदर क्या करना पड़ेगा? चेंजेस करना पड़ेगा। अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने के बाद ही कंपनी 1 करोड़ से ज्यादा पैसा पब्लिक से ले सकती है। तो ये मैक्सिमम कैपिटल होती है जो मेमोरेंडम के अंदर मेंशन होती है। तो कैपिटल क्लोज के अंदर कंपनी को अथोराइज कैपिटल भी मेंशन करना पड़ता है कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी है, उसकी मैक्सिमम कैपिटल कितनी है, कितना कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है बाय इश्यू ऑफ शेयर वो रेज कर सकती है। अगर उसे इससे ज्यादा करना है तो पहले उसको अपनी अथोराइज कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ आ गई? यस सर, यस सर। हाँ, अब क्या होता है लास्ट? सब्सक्राइबर क्लोज। सब्सक्राइबर क्लोज, सब्सक्राइबर क्लोज एक टेबल फॉर्म में होता है, ऐसे मेमोरेंडम के अंदर टेबल फॉर्म में होता है। मान लो आप और स्वेच्छा, आप और स्वेच्छा क्या कर रहे हो? कोई कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, कोई भी कंपनी। आप लोगों ने पैसा लगाया, 1 लाख रुपए आपने लगाया, 1 लाख रुपए स्वेच्छा ने लगाया। आपने फिर मेमोरेंडम बनाया और मेमोरेंडम में अपना नाम देके अपना नाम दे दिया और आपका मेमोरेंडम जो है आरओसी में फाइल हो गया। जो आप सब्सक्राइब करते हो मेमोरेंडम को उसको बोलते हैं सब्सक्राइबर। आप कंपनी के क्या हो? सब्सक्राइबर हो। तो सब्सक्राइबर क्लोज के अंदर क्या होता है? द नंबर ऑफ शेयर विच द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एग्री टू सब्सक्राइब विच शैल नॉट बी लेस देन 1 शेयर एंड द नंबर ऑफ शेयर ईच सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम इंटेंड टू टेक इंडिकेटेड अपोजिट इज नेम। तो वो क्या होगा बता के यहाँ पर चले। सब्सक्रिप्शन क्लोज के अंदर, सब्सक्रिप्शन क्लोज के अंदर ये चीजें आके चलेंगी। पहला कि भाई कितने नंबर ऑफ शेयर एक सब्सक्राइबर ने लिए हैं, उसमें क्या होगा? सब्सक्राइबर का नाम आएगा, सब्सक्राइबर का एड्रेस आएगा, सब्सक्राइबर के ऑक्यूपेशन आएगा, सब्सक्राइबर जो है साइन भी करेगा अपने, वो सब्सक्राइबर वाली शीट के अंदर आके यहाँ पर चलेगा। टेबल फॉर्म में बनी होती है, उसको कहते हैं सब्सक्राइबर क्लोज। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, हाँ सर। हाँ ओपीसी, in case of 1 person company the name of person who in the event of death of the subscriber shall become the member of the company। ये कहना चाह रहा है कि भाई 1 पर्सन कंपनी के केस में, 1 पर्सन कंपनी के केस में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, बट उसे हमने अपनी पहली क्लास में बात की थी 1 पर्सन कंपनी को क्या करना पड़ता है? नॉमिनी जो है अपॉइंट करना पड़ता है। जो क्या होगा? सब्सक्राइबर की मतलब 1 पर्सन कंपनी के केस में जो 1 पर्सन सब्सक्राइबर होता है उसकी डेथ अगर हो जाए तो नॉमिनी क्या बनेगा? मेंबर बनेगा। तो उसको क्या करना पड़ता है? अपने मेमोरेंडम के अंदर एक अलग से क्लोज डालना पड़ता है, नॉमिनी क्लोज। नॉमिनी क्लोज ये सिर्फ किस में होता है? ये 1 पर्सन कंपनी के केस में होता है। मेमोरेंडम में एक एक्स्ट्रा क्लोज आ जाता है 1 पर्सन कंपनी के केस में, नॉमिनी क्लोज। वैसे तो 5-6 क्लोज होते हैं, लेकिन 1 पर्सन कंपनी के केस में एक एक्स्ट्रा क्लोज होता है जिसका नाम है नॉमिनी क्लोज, जिसमें वो जो मेंबर होता है वो अपने कोई नॉमिनी को अपॉइंट करता है ताकि इन द इवेंट ऑफ उसकी डेथ के केस में वो नॉमिनी जो है कंपनी का क्या बन सके? मेंबर बन सके। क्लियर है? यस सर। स्वेच्छा समझ आ रही है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्लोज आता है डिटेल। अब ये डिटेल में बात करेंगे हम, डिटेल।
डिटेल्ड प्रोविजन। तो पहले आ जाता है नेम क्लोज। पहला क्लोज हमारा आ रहा है नेम क्लोज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लोज। इसको लिख लो, पेपर में भी आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट। जितने भी क्लोज हम डिस्कस करेंगे ना अब मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो पहला क्लोज हमारा आ रहा है नेम क्लोज। दिस क्लोज डिफाइन द नेम ऑफ द कंपनी। इस क्लोज के अंदर क्या होता है, कंपनी का नाम होता है। मान लो कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड है, तो इस क्लोज के अंदर मेमोरेंडम में कंपनी का नाम आ जाएगा एबीसी लिमिटेड। द नेम ऑफ द कंपनी शुड बी आइडेंटिकल होना चाहिए, रिजेंबल होना, शुड नॉट बी आइडेंटिकल। अब मान लो आप अपनी कंपनी का नाम कुछ भी रख रहे हो और आपको पता चला कि इस कंपनी का नाम ऑलरेडी मार्केट में है, आप कोई नई कंपनी बना रहे हो, उसका नाम रिलायंस नहीं रख सकते क्योंकि रिलायंस जो है ऑलरेडी एक कंपनी है। आप अपनी कंपनी का नाम टाटा नहीं रख सकते, टाटा ऑलरेडी एक कंपनी है। आपको पहले कोई भी कंपनी बनाने से पहले अगर उसका नाम रख रहे हो तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो नाम, उस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी है या नहीं है। जो नाम होना चाहिए, नेम क्लोज बताता है कि अगर आप किसी कंपनी का नाम चूज कर रहे हो, आप अपने लिए किसी कंपनी का नाम चूज कर रहे हो, तो आपकी कंपनी का नाम जो है हैज पर नेम क्लोज इस तरह से होना चाहिए। आपकी कंपनी का नाम हैज पर नेम क्लोज इस तरह से होना चाहिए। जो नेम क्लोज है वो क्या बताता है, नेम ऑफ द कंपनी। नेम क्लोज के अंदर क्या आता है, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी आता है। बट नेम ऑफ द कंपनी आने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जो आपको कौन बताता है, नेम क्लोज बताता है। आपका जो कंपनी का नाम होना चाहिए वो किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। मान लो मीरा कोई कंपनी बना रही है और मीरा कह रही है कि मैं अपने कंपनी का नाम मीरा लिमिटेड के नाम से रखूंगी। पहले नाम रजिस्टर्ड कराने से पहले नाम को इसको चेक करना पड़ेगा। आप एमसीए की वेबसाइट पे जाते हो, एमसीए की वेबसाइट पे आप पहले नाम चेक करोगे कि क्या मीरा लिमिटेड के नाम से या मीरा लिमिटेड से मिलता जुलता कोई नाम ऑलरेडी है या नहीं है। अगर ऑलरेडी हुआ तो आप उस नाम को यूज नहीं कर सकते। समझ आ गई यहाँ पे मेरी बात? यस सर। ओके, तो यही नाम बता के यहाँ पर चलता है कि भाई आपका नाम जो है कंपनी का, द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर या नियरली रिजेंबल या मिलता जुलता नहीं होना चाहिए किसी एग्जिस्टिंग कंपनी। ऑल्सो इफ इट इज प्राइवेट कंपनी देन इट शुड हैव द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आप अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा के चलोगे, और अगर आप पब्लिक कंपनी है तो आप अपने नाम के पीछे पब्लिक कंपनी लगा के यहाँ पर चलोगे। देन इट शुड ऐड द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम। समझ आ गई? दूसरा पॉइंट, हाँ सर। a company being a legal entity must have a name of its own to establish its separate identity. The name of company is a symbol of its independence corporate existence. जैसे हम नेचुरल पर्सन है, हमारा जैसे मेरा नाम विक्रम है तो किसी दूसरे पर्सन का नाम भी विक्रम हो सकता है, बट कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को उसके नाम के द्वारा ही क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। कंपनी की आइडेंटिटी जो है उसके नाम से ही है। तो एक कंपनी का सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, उसका नाम उससे मिलता जुलता या उसका नाम कोई दूसरी कंपनी यूज नहीं कर सकती। जो नाम होता है वो उसका इंडिपेंडेंस का क्या है, सिंबल है। अगर रिलायंस है तो रिलायंस जो नाम है सिर्फ रिलायंस ग्रुप ही यूज कर सकता है, रिलायंस ग्रुप ही यूज कर सकता है, अदरवाइज रिलायंस दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। इसी तरह से एक कंपनी, एक ग्रुप अपना एक नाम यूज कर सकता है,
द फर्स्ट क्लोज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी स्टेट द नेम बाय विच कंपनी टू बी डेवलप। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो पहला क्लोज आता है वो कौन सा क्लोज आता है? नेम क्लोज आता है, जिसके अंदर नाम बताया जाता है कंपनी का, जिसके द्वारा कंपनी की पहचान। तो पहचान के लिए, कंपनी की पहचान के लिए कंपनी का नाम भी क्या होना चाहिए? एक कंपनी का नाम एक ही होना चाहिए और वो नाम कोई दूसरी कंपनी यूज ना करे। द कंपनी में अडोप्ट एनी सुटेबल नेम प्रोवाइड इट इज नॉट अनडिजायरेबल। मतलब कंपनी कोई भी नाम रख सकती है, बट वो क्या नहीं होना चाहिए? अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 2, द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम शैल नॉट बी आइडेंटिकल, मतलब सिमिलर नहीं होना चाहिए, बी आइडेंटिकल विद और रिजेंबल too nearly to the name of an existing company registered under the provision of company law। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भाई किसी भी कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम से सिमिलर नहीं होना चाहिए, ना ही दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता होना चाहिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। समझ आ गई यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? सब क्लियर? सही से समझ आ रहा है सब? ओके चलो दूसरा, अगर कंपनी ने कोई नाम यूज किया है और बी सच दैट यूज बाय द कंपनी, अगर कंपनी ने कोई ऐसा नाम यूज किया है जो क्या कर रहा है? नाम कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स और इज अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यह कंपनी ने कोई ऐसा नाम रख रखा है जो कि क्या है? इलीगल नाम है, इलीगल है, नहीं रख सकते। तो अगर कोई ऐसा नाम यूज रख रखा है या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये नाम ठीक नहीं है, तो कंपनी वो नाम भी यूज नहीं करेगी। क्या कंपनी कोई ऐसा नाम रख सकती है? क्या कंपनी ये इंडिया की कोई कंपनी ये नाम रख सकती है? पाकिस्तान लिमिटेड रख सकती है या नहीं रख सकती? हाँ नहीं रख सकती। नहीं रख सकती। कोई कंपनी ये नाम रख सकती है? ISI, SI, ISI? क्या कंपनी कोई ऐसा नाम रख सकती है? कोई भी लगा लो जिससे लग रहा है कि भाई टेरी इंडिया, वो कोई भी कंपनी ABC टेररिज्म लिमिटेड, ABC टेररिस्ट, भाई कोई भी ऐसा नाम जिससे ये लगता है कि कोई ऑफेंस हो रहा है, कोई गलत है, तो वो कंपनी नाम यूज नहीं कर सकती। और वो नाम जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये नाम ठीक नहीं है कंपनी के लिए, तो वो नाम भी कंपनी जो है यूज नहीं कर सकती। क्लियर है? हाँ सर। ओके आगे बढ़ते हैं। Section 4, subsection 3 of the Act provide that without prejudice to the provision of Section 4, subsection 2, a company shall not be registered with the name which contain। कंपनी कोई भी ऐसा नाम के साथ रजिस्टर नहीं हो सकती जो क्या कर रहा है? पहला, भाई जो ऐसा वर्ड या कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहा है या कोई ऐसा एक्सप्रेशन यूज कर रहा है अपने नाम में जिससे क्या लग रहा है? Section 4, subsection 3 of the Act provide that without prejudice to the provision of Section 4, subsection 2, company shall not be registered with the name which contain the word expression which is likely to give the impression that the company is in any way connected with or having the patronage of central government, state government, local authority, corporation, body constituted by the central government or state government under any law for timing in force। आप अपने नाम के साथ, कंपनी अपने नाम के साथ कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकती जिसको देख के ये लगे कि ऐसा लगे कि ये जो कंपनी है गवर्नमेंट की है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है, किसी लोकल अथॉरिटी की है,
ऐसा कंपनी कोई भी वर्ड यूज नहीं कर सकती। समझ आ गई कि भाई हाँ सर। आप कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकते जिससे ये लगे कि भाई ये तो गवर्नमेंट कंपनी है। और गवर्नमेंट कंपनी लगने के लिए कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कॉर्पोरेशन होता है, फाउंडेशन होता है। ये वर्ड क्या होते हैं, जैसे गवर्नमेंट लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, ये ऐसे ऐसे कुछ नाम होते हैं जिससे हमें ये लगता है कि ये तो गवर्नमेंट कंपनी है। ऐसे नाम सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी ही यूज कर सकती है। गवर्नमेंट कंपनी से अलग कोई भी कंपनी ऐसे नाम यूज नहीं कर सकती। समझ आ गई? ना ही कंपनी कोई ऐसा वर्ड यूज कर सकती। सच वर्ड और एक्सप्रेशन हैज प्रिस्क्राइब अंडर रूल 8 ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन लॉ unless the previous approval of the central government has been obtained for these word और expression। मतलब रूल 8 के अंदर कुछ ऐसे वर्ड बता रखे हैं जिनको यूज करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और जब तक आप सेंटर गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लेते उन नाम की, जैसे कॉरपोरेशन हो गया, कॉरपोरेशन, फाउंडेशन, फर्म एक्सेट्रा, कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनको यूज करने के लिए आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो इन वर्ड को यूज करने से पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात हो गई कि भाई आप नाम जब अपना चूज करेगी कोई कंपनी, तो नाम किसी दूसरी से कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसा होना चाहिए कि अनडिजायरेबल लगे, ना ही कोई ऐसा वर्ड कंपनी यूज करेगी जिससे ये लगे कि भाई ये नाम जो है किसी कंपनी, किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ना ही ऐसा वर्ड यूज होना चाहिए कि भाई जिससे लेने से पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़े। तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं आगे। आगे हमारा आता है कि कंपनी को, जब मान लो आप लोगों को मिलके मीरा को कोई कंपनी बनानी है, मीरा को कोई कंपनी बनानी है, मीरा को कोई कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनाने से पहले मीरा को अपनी कंपनी के लिए कोई नाम चूज करना पड़ेगा कि मैं अपनी कंपनी का नाम क्या रखूं, मैं अपनी कंपनी का नाम क्या रखूं। उसको क्या करना पड़ेगा, नाम चूज करना पड़ेगा। अब दो चीजें होती हैं, किस तरह से कंपनी का नाम, आप पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो मीरा ने अपने दो नाम सुजेस्ट कर दिए कि भाई इनमें से मैं अपना कोई भी नाम रख सकती हूँ। आपको जब भी कंपनी के पास एप्लीकेशन लगाते हो नाम वो इनकॉर्पोरेशन से, तो उससे पहले आपको अपना नाम रिजर्व कराना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कि भाई मैं अपनी कंपनी के नाम ये रखूंगी, कि क्या आप हमें ये नाम ग्रांट करोगे या नहीं। आरओसी को अगर लगता है कि भाई आप अब इस नाम से कोई भी कंपनी नहीं है, तो आपको वो नाम मिल जाएगा, अदरवाइज आपका नाम जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आपको दोबारा से फिर क्या करना पड़ेगा, नेम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो पहले क्या होता है, आपको नाम के लिए रिजर्वेशन करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दो तरीके होते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, दो तरह से आप नाम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। बिल्कुल ध्यान से इसको देखना और ध्यान से पढ़ना। दो सर्विसेज होती है, एक होती है स्पाइस प्लस सर्विसेज, एक होती है स्पाइस प्लस सर्विसेज। एक मिनट, दो सर्विसेज होती हैं, एक होती है स्पाइस प्लस सर्विस, एक होती है